बारिश का मौसम हम सभी को कितना पसंद होता है। जब गर्मी से हम जूझते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो बारिश का इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है कि बस बारिश का सीजन शुरू हो और हमें थोड़ी राहत मिले, थोड़ी ठंडी हवा मिले और साथ साथ बारिश में एंजॉय करना काफी लोगों को पसंद आता है। लेकिन जब हम खबरों में पढ़ते हैं बाढ़ जैसे हालात, शहर में जल भराव, तो कहीं ना कहीं हमें इस बारिश के सीजन से थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये बारिश जो कई सारे लोगों के लिए खुशियों की एक लहर लेकर आती है, वही बारिश कितने लोगों के नुकसान की भी वजह बन जाती है। अभी आप खबरें पढ़ ही रहे होंगे, वायनाड में लैंडस्लाइड, उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, सारे ही हादसे, इनमें कितनी मौतें हुई। पर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, सिर्फ इस शहर की, हमारे शहर की बात करें तो हमारे शहर में भी जल भराव के चलते कई नुकसान होते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, कई लोगों के घर में पानी आ जाता है, कई लोगों की दुकान में जल भराव हो जाता है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होता है। हर बार यही स्थिति होती है, हर बार वादे किए जाते हैं कि अब अगले साल स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन फिर अगले साल वही कंप्लेंट्स हमारे सामने आती हैं। इस बार भी हाल ही में आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में ऐसा हुआ कि कुछ घंटे बस धुआंधार बारिश हुई और कितना जल भराव हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि बारिश रुकने के बावजूद कई सोसाइटीज, कई इलाकों में पानी भरा का भरा था, नदी जैसी हालातें थी, जहां पर लोगों को चलने में तकलीफें हो रही थी। तो वडोदरा शहर, इस शहर में जल भराव क्यों होता है, यह सवाल तो हर कोई करता है, लेकिन सॉल्यूशन पर बहुत कम बातें होती हैं। तो आज आप हमारे साथ में जुड़िए। आज का डिस्कशन होगा वडोदरा शहर में जो जल भराव होता है उसका क्या निकाल है, क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नेहा सरवटे मैम, जो कि MSU के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर मास्टर्स ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनके साथ में डॉक्टर जयेंद्र लखमापुरकर, जो गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी के डायरेक्टर और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैम और सर हमारे इस टॉक शो में। आज हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वडोदरा शहर में जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो सॉल्यूशन पे बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से जो थोड़ी सी बारिश होती है और जल भराव पैदा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि आपके ख्याल से क्या ओपिनियन है इस पर, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं होती जितनी बम्बई या गोवा या वेस्टर्न घाट्स में होती है। जितनी भी बारिश होती है वो विद इन लिमिट्स होती है और ठीक होती है। तो जहाँ हमारा जो शहर है वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। हमारा जो जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं वो काफ़ी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, बहुत जेंटल स्लोप है। जो हम ज़मीन का ढलान जो बोलते हैं वो बहुत जेंटल है। तो उस चक्कर में हम जब प्लानिंग करते हैं, जब हमारे शहर का हम विकास करते हैं या निर्माण करते हैं या डेवलप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभी रास्ते हैं, पानी की गटर है या बिल्डिंग्स है, वो हम टोपोग्राफी को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो हम जमीन का जो ढलान होता है, नेचुरल ढलान होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। वो सबसे मुख्य कारण है जहां हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। दूसरा जो हम करते हैं, हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करते हैं, चाहे रास्ता हो चाहे कंपाउंड हो। हम खुली जमीन या खुली मिट्टी को हम नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इससे रहने से कीचड़ बन जाता है। तो हमको सब नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन चाहिए। तो हम रास्तों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर देते हैं और पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिलता। अगर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो वहीं का वहीं ठहर जाएगा। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके वजह से हमारे शहर जल भराव अभी महसूस कर रहा है। जी सर, मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि किन वजहों से वडोदरा शहर में जल भराव की स्थिति इतने कम वक्त में पैदा हो जाती है। जैसे कि मैडम ने कहा, बारिश बढ़ी नहीं है, बारिश उतनी ही होती जैसे पहले होती थी, लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ी है। तो उसमें क्या था, कुछ घंटों में ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ऐसे में जो कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जो ड्रेनिंग कैपेसिटी है शहर की, उसके हिसाब से बारिश ज्यादा हो जाती है।
लेकिन हो ये रहा है कि जो पहले जो नेचुरल सिस्टम थी, जब ओपन लैंड्स बहुत ज्यादा थी, तालाब थे, ओपन ड्रेन्स थे, तो पानी बह जाता था, क्योंकि यहाँ पे स्लोप से बहेगा नहीं, एकदम जेंटल टर्रेन है। तो पानी बहने के दो ही तरीके हैं, एक तो ड्रेन्स के थ्रू बह जाए जो नेचुरल कांस है, या और दूसरा मेन विश्वामित्री रिवर। फिर भी अगर पानी ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसे में तालाब है जो बफरिंग का काम करते हैं, जो बफर जोन से, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो तालाब भरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो पानी। और तीसरा जो पानी को भराव ना हो उसका एक नेचुरल सीपेज होता था, पानी के ग्राउंड वाटर में मिल जाता था थ्रू सीपेज। लेकिन हमने कारपेटिंग किया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गए, तो नेचुरल सीपेज ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गए, तो इसके चलते पानी का भराव होने लगा। एक मुख्य कारण एंक्रोचमेंट भी है, जो हम नदी के विस्तार में, क्योंकि हमको नदी की पहचान क्या है नहीं पता है, उसकी व्याख्या क्या है नहीं पता है, तो हम उसके उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोतर है या रवाइन्स है, वेटलैंड्स है, उस पे हमने एनक्रोच कर लिया है। जो पानी की जगह थी हमने बिल्डिंग्स बना दिए हैं, हमने अपना गार्बेज या सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हमने उसमें भर के उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो जयेंद्र भाई ने बोला है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। तो एनक्रोचमेंट ऑफ ऑल काइंड्स, चाहे बिल्डिंग से हो, चाहे पेविंग से हो, या चाहे डंपिंग से हो, उसके कारण से भी हम ये जल भराव की सिचुएशन देख रहे हैं। जी, ये सारे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल है, क्योंकि हर साल ये स्थिति रहती है वडोदरा में कि जल भराव तो हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके होते थे जहां पर शायद उतना जल भराव पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में होने लगे हैं। अगर हम बात करें कि चार दरवाजा जो हमारे वडोदरा की पहचान हम कह सकते हैं, वहां पर पहले उतना जल भराव नहीं देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब वहां पर भी होने लगे हैं। ऐसे भी कई सारे इलाके हैं, तो उसका कोई ठोस कारण हो सकता है कि अब क्यों ये जल भराव की स्थिति हो रही है वहां पर? जैसे जयेंद्र भाई ने कहा कि जो तालाब है, हमारी जो तालाब है, तालावड़ी है या कंस्ट्रक्टेड टैंक्स है जी, तो वो एक डिटेंशन पॉन्ड का काम करते हैं, जो कुछ समय के लिए पानी स्टोर करते हैं और फिर नेचुरल ड्रेनेज सीपेज या कास के थ्रू विश्वामित्री में जाता है एंड इट मीट्स अरेबियन सी। लेकिन हमारे शहर ने वो लेक फ्रंट या पॉन्ड रीडेवलपमेंट स्कीम या ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम्स के चलते हमने सारे जो लेक्स और पॉन्ड्स है उसको हमने सील कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। तो उस चक्कर से जो नेचुरल ड्रेनेज सब सरफेस या अंडरग्राउंड नेचुरल ड्रेन होती है बिटवीन सॉइल एंड वाटर इंटरफेस जो हम बोलते हैं, वो कम हो गया है। तो इस सुरसागर के जो लेक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के चलते काफी इनलेट्स बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए उस इलाके में वाटर लॉगिंग शुरू है। हमने रिवाइंस बंद कर दिए, इसीलिए एसएसजी का जो कैंपस है या रावपुरा तक पानी अब वहां वाटर लॉगिंग होने लगा है। तो वो जो इनलेट्स और वाटरवेज हैं, नेचुरल वाटरवेज या स्टॉर्म वाटरवेज, हमने कई जगह उसको प्लग कर दिया, उसको सील कर दिया, या पानी का रास्ता हमने रोक दिया है। तो उस चक्कर में तालाबें भी सूख रही है और पानी बाहर का बाहर रह रहा है, क्योंकि पानी को अपनी जगह मिल नहीं रही है। राइट। इसमें सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ौदा जो शहर है जी, तो पुराना जो शहर था वो 4 वॉल सिटीज में था, मतलब 4 वॉल जो 4 दरवाजे की, जिसको वॉल सिटी कहते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। ठीक है, तो अब ये है कि बड़ौदा का एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं है। पहले कहते थे कि बड़ौदा ऐसे विश्वामित्री के किनारे बसा हुआ शहर, अब ये जो विश्वामित्री का जो पश्चिम किनारा है, जहाँ पे जो अलकापुरी या उसका विश्वामित्री का जो कनेक्शन है वो बहुत नीचे सिटी के बाहर जाके होता है। तो हर एरिया अपने से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे पूर्वी इलाका है जो बागोड़िया रोड है या फिर किशनवाड़ी एरिया है, वहां पे ग्राउंड वाटर सीपेज नहीं है, नेचुरल सीपेज ही नहीं है, पहले से ही नहीं था। और वहां पे ग्राउंड वाटर जो एग्जिस्टिंग जो पहले था वो भी सैलाइन था, अभी भी वही हालत है। तो वहां पे सीपेज नहीं होता है। तो वहां पे एक बड़ी कास्ट थी जो सूर्या को जाके मिलती थी, तो वो कास्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो गई, बंद हो गई है। और वही कास्ट थी जो सिटी को, जो कोर सिटी को वाटर लॉगिंग से बचाती थी, तो उसको बंद, मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गई है वो। तो उसके चलते वहां भी जल भराव ज्यादा हो गया है। जी, अब हमने प्रॉब्लम पे तो बात कर ली, लेकिन एक और चीज है कि
कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, उनके लिए जो घर बनाने जरूरी है, बिल्डिंग्स क्रिएट करनी जरूरी है, तो ऐसे में किस तरह के अर्बन प्लानिंग की हमें जरूरत है, किस तरह की अर्बन प्लानिंग हमारे अथॉरिटी को पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह से हम व्यवस्था करें, इस तरह से हम प्लान करें, तो शायद वो जो जल भराव हो रहा है वो या तो कम हो या तो ना हो। तो इस पर आपके क्या सुझाव है मैम? बहुत सारे सुझाव है, बोलते रहते हैं हम, बट मुख्य 2 या 3 सुझाव मैं अभी डिस्कस करूंगी जी। एक तो है कि नदी को सिर्फ 2 किनारों के बीच में बहता हुआ पानी ना समझे। नदी एक वाटरशेड का हिस्सा है, और वाटरशेड में नदी की ट्रिब्यूटरीज भी होती है, स्ट्रीम्स होती है, तालाब होती है, कास होती है, वेटलैंड्स होते हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्लानिंग जो हम करते हैं, तो पहले तो जो वाटर सिस्टम है उसको समझ के उसको पहले बेस पे एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये हमारा वाटर सिस्टम है, ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स है। हम एक्टिव फ्लड प्लेन्स को मैप नहीं किया है अभी तक। हमने पूना में या महाराष्ट्र में ब्लू लाइन या रेड लाइन डिमार्केट की गई है कि ये 25 ईयर फ्लड प्लेन है, ये 100 ईयर फ्लड प्लेन है। अभी तक हमने बड़ौदा में वो किया नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है कि फ्लड प्लेन कहाँ है, कोतर कहाँ है। पहले तो वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एनजीटी का ऑर्डर भी वही यही बोलता है कि पहले अपनी जो नदी है उसको डिमार्केट करो, अपने फ्लड प्लेन्स को डिलिनेट करो। ये पहला स्टेप है, बहुत एसेंशियल स्टेप है जी। सेकेंड स्टेप है कि जहां जहां जो कैचमेंट एरियाज है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जो भी है, उसका हम टोपोग्राफी के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी कहा, ढलान के हिसाब से हमको अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि कहाँ डेंसिटी बढ़नी चाहिए, कहाँ कम डेंसिटी आनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज किस एरिया में आनी चाहिए। अभी जब हम देखते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह 13 फ्लोर बिल्डिंग हो रही है, सब जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, जिसको जहां इच्छा हो, जिसकी जो क्षमता हो वो बांध रहे हैं। तो वो प्लानिंग में आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज कहाँ आनी चाहिए और किस हद तक आनी चाहिए, उसकी डेंसिटी और उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो वो एक प्लानिंग का दूसरा मुद्दा है। थर्ड मुद्दा है इम्प्लीमेंटेशन का, जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ठीक कर सकती है और उनको करना चाहिए गवर्नेंस मैकेनिज्म के द्वारा। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन गोज हैंड इन हैंड, और एक साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड प्लानिंग होना चाहिए। अभी तो जिसकी जो इच्छा हुई, जिसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी हुई, आप जाके कहीं भी कुछ भी प्रपोज करते हैं, एनए करवा लेते हैं लैंड को और मंजूरी मिल जाती है बांधकाम की। तो ये बिना प्लानिंग का प्लान हम बात कर रहे हैं, तो वो गलत है। सेकंड, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ डीपी या टीपी स्कीम पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम वाटरशेड लेवल पे अगर बात करें तो एक रीजनल प्लान होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अभी नहीं करते हैं। रीजनल प्लान का अगर कॉन्टेक्स्ट हो और उसके हिसाब से हमने डेवलपमेंट प्लान किया या टीपी स्कीम प्लान की, तो एक कॉन्टेक्स्ट बंदा रहता है और उसकी जो रिपल इफेक्ट होती है किसी भी डेवलपमेंट की, वो हम अकाउंट में ले सकते हैं जी। इन शायद जो लैक ऑफ प्लानिंग है उसकी वजह से कभी कभी जो मकान ढह जाते हैं, यही रीजन हो सकता है इसका, राइट। तो सर, अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि वडोदरा शहर की जो स्थिति होती है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये स्थिति पैदा होती है यहाँ पर? बड़ौदा एक सिटी जो पहले बसाई गई थी विश्वामित्री बैंक पे, वो एक टोटली फ्लैट टेरेन है, ठीक है। और जब यहाँ से ऊपर का कैचमेंट से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वडोदरा जो विश्वामित्री नदी है उसका कैचमेंट पावागढ़ है, पावागढ़ से निकलती है और वो बहते बहते बड़ौदा में एंटर करती है जी। तो जब यहाँ तक बड़ौदा में एंटर करती हो, तब तक यह जो टेरेन है वो ऑलमोस्ट स्टीप टू जेंटली स्लोपिंग है। जो पावागढ़ हिल है, उसके बाद ये उसका फुट हिल्स है, और उसके बाद ये वडोदरा शहर में वो एंटर करती है। तो तब वो शहर एकदम फ्लैट टेरेन है, तो पानी यहाँ तेजी से बहता नहीं है। तो उसके चलते फ्लडिंग का एक मेजर इश्यू विश्वामित्री में आता है। पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ऊपर से जब नीचे और जाती है तो उसको ढाढर मिलती है, तो ढाढर का भी अपना फ्लो होता है, विश्वामित्री का अपना फ्लो होता है। तो दोनों एक दूसरे को मिलते तो थोड़ा ब्लॉकेजेस हो जाते हैं वहाँ दोनों। तो कई बार ये होता है कि
आप जानते कि गल्फ ऑफ खंभात बहुत नीचे पास में ही है, तो हाई टाइड दादर के जो जहां पर दोनों मिलती है नदी, वहां तक हाई टाइड आ जाती है मानसून में, लंबी बड़ी हाई टाइड होती है, तो पानी बहना बंद हो जाता है। तो वडोदरा में एक फ्लडिंग का इश्यू होता है जो कि विश्वामित्री के चलते होता है। दूसरा आप देखेंगे वडोदरा का टेरेन ऑलमोस्ट फ्लैट है, राइट। तो जब यह बारिश होती है और जैसे कि हमने देखा इंटेंसिटी बढ़ रही है, कई बार दिन में 8 इंच बारिश हो जाती है, तो ऐसे में ये फ्लैट टेरेन उसको सपोर्ट नहीं करता है पानी बहने के लिए। जो पहले प्लानिंग था, पुराना प्लानिंग, तब बहुत सारे तालाब थे और इंटरकनेक्टेड कांस थी, जो डेफिशिएंसी थी पानी नहीं बह जाने, उसको वो सपोर्ट करती थी कि पानी कांस के थ्रू, तालाबों के थ्रू बह जाए, तालाब ऐसे बफर जोन एक्ट करे और कांस में से वो बह जाए। इसके अलावा बहुत कम एरिया वडोदरा सिटी का था जो डेवलप था, बाकी सारा ओपन लैंड था, तो वो वहां से सीपेज होता था। तो अभी पूरा सिटी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, तो पूरे रोड बन गए, कंस्ट्रक्शन आ गया, तो सीपेज ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो बड़ौदा का एक मेजर प्रॉब्लम है कि उसका फ्लैट टेरेन है, सीपेज ऑलमोस्ट नील है, तो उसके चलते वाटर लॉगिंग मेजर इश्यू। और जो कांस है या जो ड्रेनेज है, जो तालाब है, वो श्रिंक हो रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया कहीं पे या फिर कवर कर दिया है, तो उसके चलते भी ये कांस की जो एफिशिएंसी वो कम हो गई है। तो इसके चलते वडोदरा अभी जो फेस कर रहा है वो वाटर लॉगिंग का इश्यू बिकॉज ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड जो बारिश बढ़ी है उसके चलते इश्यूज है। ओके, ये जो सरफेस फ्लैट है अब ये तो ऐसा ही रहेगा, राइट? हाँ। अब उसमें अगर हमें कोई सॉल्यूशन करना हो तो क्या कर सकते हैं, क्या तो बड़ौदा को जो फेवरेबल कंडीशन जिसको सपोर्ट कर सकते तो उसके एक्वीफर है, 1 2 3 एक्वीफर है। ओके, एक जो सरफेस से कनेक्टेड है, जो पुराने जो रिचार्ज वेल थे या फिर जिसको हम वाव बोलते थे, स्टेप वेल्स थे, वो इस एक्वीफर से कनेक्टेड। लेकिन आजकल हम इस एक्वीफर में बहुत सारी पाइपलाइंस डाली हुई हैं, सीवेज लाइन भी इसी में जाती है, तो हम ये एक्वीफर यूज नहीं करते क्योंकि ये इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। जो नीचे का एक्वीफर है जो ज्यादा हमको पानी देता है, तो हम इस एक्वीफर में से ही ट्यूबवेल्स वगैरह डाल के पानी ले रहे हैं। इसी को हम एज ए रिचार्ज एक्वीफर करके, इसमें हम बहुत सारा रिचार्ज पॉइंट डेवलप करके यहाँ पे रिचार्ज करके हम इसमें 2 बेनिफिट रहेंगे। एक तो वाटर लॉगिंग का ही काफी हद तक सॉल्व होगा, और दूसरा हमारा जो डिप्लीटिंग है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है कुछ एरिया जैसे भाईली, वहां पे तो बहुत सारा सैलिनिटी और फ्लोराइड कंटेंट बढ़ गया है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमको वाटर लॉगिंग से भी निजात मिलेगा काफी हद तक। शायद वही एक लूप होल रह जाता है कि हम प्री मानसून कार्यवाही और बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब बारिश शुरू हो। लेकिन जैसा आपने कहा कि शायद हम शहर को ही ठीक से नहीं जानते, जिस वजह से वो प्रॉपर प्लानिंग हो ही नहीं पाती है। और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हमें देखने मिलती है, खबरें हमारे सामने आती हैं, तो जनता हमेशा कॉर्पोरेशन पर, अथॉरिटी पर सवाल उठाती है और कई लोग जनता पर सवाल उठाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इस स्थिति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है और क्या अथॉरिटी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है? इसका जवाब सर आपसे शुरू करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम, देखो एक तो लोकशाही है तो किसी एक पे ब्लेम नहीं जाता। जब आप गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हो तो आप खुद पे ब्लेम कर ही रहे होते हैं जी। तो कुछ छोटी छोटी जैसी बातें, जो ड्रेन में कचरा डाल देना, हाँ, बहुत सारी ड्रेन्स पहले खुली थी जो सिटी का पानी लेती थी, वो लोग ने कचरा डालना शुरू कर दिया उसमें, तो उसके चलते कंप्लेंट शुरू की यहाँ पे कचरा डालते हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ने पूरे उसको आरसीसी से कवर अप कर दिया। तो वो ड्रेन 2 तालाबों को तो कनेक्ट करती है, लेकिन उस बीच के एरियाज को उसने कनेक्ट करना छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा कवर हो जाता है। उसके चलते वो जो इन बिटवीन एरिया वहां पे वाटर लॉगिंग का इश्यू शुरू हो गया। तो पहले जब ओपन थी तो ये इश्यू नहीं था, लेकिन हमने ही उस ड्रेन्स को खराब किया और हमने ही उसको फिर आरसीसी से कवर कर दिया। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों को समझना चाहिए। एक अवेयरनेस की जरूरत है, शायद वो गवर्नमेंट या जो ऑफिशियल्स हैं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इसको आप रिसोर्सेज को इस तरह से स्पॉइल ना करें। और कहीं पे जनता को भी समझना चाहिए कि उसके जो रॉन्ग्स है वो कहीं पे उसके सामने ही आ जाते हैं एज ए दूसरा प्रॉब्लम, एक सॉल्व करने जाते हैं उसके चलते दूसरा प्रॉब्लम। राइट जी मैम, आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानती हैं इसमें? सभी, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर एक शहर को एक फैमिली की तरह देखा जाए
तो कॉरपोरेशन के हाथ में या पॉलिटिशियंस के हाथ में सत्ता है, पावर है, बट क्योंकि हम लोकशाही हैं तो जनता के पास भी उतना ही पावर है, और जनता और कॉरपोरेशन दोनों ही एक साथ हम इस शहर में रहते हैं, तो किसी के अगेंस्ट या किसी के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो मेरे हिसाब से जनता को भी उतना ही सतर्क रहना चाहिए। उनको भी कॉरपोरेशन या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो डिसीजंस हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कौन सा डिसीजन कब पास होता है। जनता को ही नहीं पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन सा ठराव पास हुआ है, उनको ही नहीं पता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर वो पूछते हैं तो सत्ता को बताना तो चाहिए, लेकिन अगर सत्ता नहीं बता रही है या कॉरपोरेशन नहीं बता रहा है, पब्लिक में नहीं आ रहा है, तो पब्लिक का भी तो एक फर्ज है पूछने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि हम टैक्स दे रहे हैं जी, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो हाउ आर वी बीइंग अफेक्टेड बाय योर डिसीजंस, कि हमें भी आपके डिसीजंस में सहभागी रहना है। तो जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। हम बच्चों को हम जब स्कूल में एनरोल करते हैं तो पेरेंट्स का कर्तव्य सिर्फ फीस भरना नहीं होता है, हम बच्चों को घर पे भी होमवर्क करते हैं, पढ़ाते हैं। तो जनता के भी फर्ज है ना कि 5 साल में जाके एक बार अंगूठा नहीं दबाना है ईएमवी मशीन में, उनको भी मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, जो शहर एक बच्चा है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और हमारी जवाबदारी क्या है उसके ऊपर। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उस वक्त जब आपका नुकसान हो गया है तब आप सवाल उठाते हैं, हर किसी पर, सरकार पर सवाल उठते हैं और कई सारी मांगे उठती हैं कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में आप कुछ कीजिए, कोई सॉल्यूशन लाइए। लेकिन तब जब आपका नुकसान हो गया है तब आवाज उठाकर शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान हो चुका है। तो दोनों ही बराबर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं और इसमें जनता को भी अपनी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आज हमने प्रॉब्लम्स और जो कॉजेज हैं, इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन हम ला सकते हैं उस पर बात करी। मैं जानती हूँ कि ये काफी नहीं होगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज हम ऐड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जिसका शायद आप सब इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हमने आज का ये डिस्कशन रखा है कि सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे अगले साल ये शहर इस तरह की स्थिति से बच सके। से देयर आर 2 सॉल्यूशंस। जैसे जयेंद्र भाई ने बोला कि पहले तो अपने शहर को समझो जी। हम सॉल्यूशंस को शॉर्टकट की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। हर सॉल्यूशन के लिए एक स्टडी होना जरूरी होता है, उसका एक साइंटिफिक अभ्यास होना जरूरी होता है, एक एनालिसिस करना जरूरी होता है, उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा इस्टेब्लिश होनी चाहिए फ्रॉम अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव। तब जाके हमको पता चले कि सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में आता है। दूसरी बात है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, हम कौन सी दिशा अपनाना चाहते हैं। अलग अलग शहर अपनी अपनी दिशा अपनाते हैं, लेकिन बड़ौदा के लिए क्या दिशा सही है वो हमें डिटरमाइन करना जरूरी है पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस के द्वारा जी। अगर लोग सहभागी रहेंगे तो उसमें देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग। अगर लोगों को साथ में लेके डिसीजंस लिया गया तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी और उनकी सपोर्ट भी उतना ही मिलेगा कॉर्पोरेशन को। तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, बड़ौदा तो निष्णातों का शहर माना जाता है, एमएसयू जैसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारी फैकल्टीज है, तो नॉलेज बेस तो काफी है, लेकिन वो नॉलेज बेस को सही दिशा में डायरेक्ट करना, यूटिलाइज करना, चैनलाइज करना बहुत जरूरी है सॉल्यूशंस के लिए। हम हमेशा सॉल्यूशंस को एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट की नजरिया से देखते हैं, लेकिन प्रोसेस को कोई ध्यान नहीं देता, प्रोसेस को सब नजरअंदाज करते हैं। तो जो प्रोसेस है सॉल्यूशंस के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ठीक है तो एंड रिजल्ट ठीक ही आएगा जी। तो ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सॉल्यूशन के बारे में? मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं जी, तो अभी तो हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट हो रहा है सिटी पे, हम उसके लिए तैयार नहीं है जी, है ना। तभी ये इश्यूज आते हैं, हीट आइलैंड्स का इम्पैक्ट हो रहा है,
वाटर लॉगिंग हैवी हो रहा है, एक ही दिन में कुछ आवर्स में कुछ 6-7 इंच बारिश हो जाती है। सो दिस आर ऑल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में क्या क्या प्रोबेबल चेंजेस आने वाले हैं वेदर में, रेनफॉल पैटर्न में, टेम्परेचर पैटर्न में, तो हम सॉल्यूशन चाहे जो को भी ढूंढ ले, लेकिन उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमको ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है और ये रेनफॉल पैटर्न भी शायद और इंटेंसिव होने वाली है। तो आर वी रेडी फॉर दैट? तो वो हमको तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं या अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। वो हमको एज ए सिटी प्लानर वो हमको हमारे स्टडी में इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लानिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो हम हर साल कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने और पता चलेगा चैलेंजेस बढ़ रही है। तो हमको उस आने वाली चैलेंजेस के लिए एटलीस्ट अगले 25 ईयर्स के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। उस हिसाब के हमें एक स्टडी या फिर एक एफर्ट डालना चाहिए एक सॉल्यूशन ढूंढने का। बिल्कुल, ताकि आने वाले कल के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उस पे अब हमें क्या एक्शंस लेने हैं, उसके लिए वो डेटा बहुत ज़रूरी है, वो स्टडी बहुत ज़रूरी है। और यही कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसे फॉलो करके हम अपने शहर में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसे कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि इसे पूरी तरह से रोक दिया जाए, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि अभी क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि कब कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी, कब क्या होगा। लेकिन एक प्लानिंग, सही प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जैसे हम एक दूसरे पर सवाल उठाने लग जाते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाने लग जाते हैं, साथ साथ जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं मानती हूं कि आपके पास में भी कई सारे ओपिनियंस होंगे जो आपको लगता है, जब आप के पास में मीडिया पहुंचती है तब आप बताते हैं कि शायद ये करना बेहतर होता, वो करना बेहतर होता। तो हम चाहेंगे कि आपके जो सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो डिस्कशन था, जो वडोदरा में जो स्थिति पैदा होती है उसका जो कारण है और क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लोगों को समझाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे शहरवासियों को ये सारी बातें समझ आए और वो और भी ज्यादा जागरूक हो, अपने शहर को लेकर, अपने शहर को जाने। बस आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, और आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आपके पास जो सुझाव है उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर हमें सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपका वो सुझाव हमें वैलिड लगता है तो आपको टैग करके हम अपनी स्टोरी पर जरूर उस वीडियो को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए PNM TV।